हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आदित्य साइंस कंसेप्ट। कैसे हैं डियर? होपफुली कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं साल्ट्स के बारे में। यानी आज का जो हमारा क्लास है वो पूरी तरीका से बेस्ड है साल्ट्स टॉपिक पर कि साल्ट्स क्या होते हैं, कैसे इसका निर्माण हुआ है, इन सभी चीज़ों की चर्चाएं हम लोग विस्तृत रूप से आज करने वाले हैं। अगर कोई भी हमारे नए स्टूडेंट डायरेक्ट इसी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्यारे बच्चा, आप सबसे पहले जाकर एसिड बेस एंड साल्ट्स के जितने सारे लेक्चर प्रोवाइड कराए गए हैं उन सभी लेक्चर को सबसे पहले आप देखेंगे और उसके बाद ही आज के लेक्चर को आप देखने का कष्ट करेंगे। क्योंकि अगर प्रीवियस लेक्चर आप अगर नहीं देखे हैं, प्रीवियस जितने सारे आपको कंसेप्ट समझाए गए हैं, अगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आज का जो भी हम कंसेप्ट सिखलाएंगे आपको, वो कंसेप्ट आपको बेहतर ढंग से समझ में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट समझने में कुछ कमियां रह जाएगी। बात समझ गए? तो चलिए बच्चे, होपफुली कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। अपना लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए। अपने नोट्स बुक में आप बच्चे जितने सारे पॉइंट हम यहाँ पर आपको लिखवाएंगे, बताएंगे, उन सभी पॉइंट्स को आप अपने नोट्स बुक में नोट करते हुए चलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं कि लवण क्या है। आइए, लवण और उनका निर्माण की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि लवण एक आयनिक यौगिक होते हैं। लवण जो है एक कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक होता है। अब ये आयनिक और यौगिक का क्या मतलब है, पहले इसको समझते हैं कि आयनिक यौगिक का क्या मतलब है, इसको पहले समझेंगे। आइए, आप हेडिंग डाल लीजिए, साल्ट। साल्ट जो है वो एक कैसा यौगिक है? तो आप कहेंगे सर आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कहने का मतलब क्या है कि ये एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक है। अब ये जो आयनिक यौगिक है, ये दो तरह के आयन से मिलकर बने होते हैं। दो तरह के आयन से मिलकर बने होते हैं। एक होता है पॉजिटिव आयन, एक होता है पॉजिटिव आयन, और एक होता है निगेटिव आयन। यानी कि आयनिक कंपाउंड हम इस वजह से साल्ट को कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण जो हुआ है वो आयन से मिलकर हुआ है। साल्ट का जो निर्माण हुआ है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, क्या हुआ है? आप कहेंगे कि इसका जो निर्माण हुआ है बच्चा, वो निर्माण किससे हुआ है? तो आयनों के मिलने से हुआ है। क्या कहेंगे? कि आयनों के मिलने से हुआ है। तो अब आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये आयन होते क्या हैं? आपके मन में ये सवाल तो उत्पन्न होना ही चाहिए कि सर ये आयन होते क्या हैं? तो देखिए, आयन को समझने से पहले हमें एटम को समझना होगा, या आप कह सकते हैं कि एक एलिमेंट्स के बारे में पहले आपको समझना होगा कि एलिमेंट्स क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं। और एटम समझ गए तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आयन क्या होते हैं। ठीक है, बात समझ गए? चलिए, तो देखें, आपको पता है हमने कईयों बार आपसे चर्चा की है कि अब तक हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, यानी कि अब तक ज्ञात अगर जानकारी है, तो वो 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। यानी 118 तत्वों की खोज हो गई है। कुछ इसमें से नेचुरल हैं और कुछ इसमें से सिंथेटिक हैं। कहने का मतलब है कि कुछ इसमें से बनाए हुए हैं और कुछ इसमें से प्रकृति से हमें मिला है।
तो इन 118 तत्वों की अगर बात करें तो हर एक तत्व जो है वो एटम्स से मिलकर बने होते हैं। हमने क्या कहा कि जितने सारे एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का जो निर्माण हुआ है वो एटम्स से मिलकर हुआ है। अब कहेंगे कि सर ये एटम्स क्या होता है, पहले ये समझा दीजिए। देखिए, जितने सारे तत्व हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? एटम्स से मिलकर बना है। एटम्स से मिलकर बना है। तो सर ये एटम्स क्या होता है? एटम्स एक ऐसा छोटा से छोटा कण है, यानी कि सबसे सबसे छोटी कण को ही हम एटम्स कहते हैं। सबसे छोटी से छोटी जो कण होता है उसी को हम एटम कहते हैं, और एटम को हम हिंदी में परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? परमाणु कहते हैं। ठीक है। तो ये परमाणु है क्या? अगर किसी भी एलिमेंट्स को आप तोड़ोगे, किसी भी एलिमेंट्स को आप तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, यानी उस हद तक तोड़ो, आप माइक्रोस्कोप लेकर उसको छोटे से छोटे कणों में ब्रेक करो। अगर आखिरी जो कण बचा, आखिरी जो कण बचा है, अब उसको तोड़ने पर अब उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर गोल्ड को हम तोड़े, मान के चलो कि इतना बड़ा हमने गोल्ड का टुकड़ा लिया, सोने का टुकड़ा लिया। अब उस सोने को टुकड़े को तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तो जब तोड़ेंगे तो ये धीरे-धीरे क्या होगा? छोटा होगा, छोटा होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। अब ऐसा हम करते जाएँगे उस हद तक कि जब तक ये टूटना बंद ना हो जाए, जब तक ये टूटना बंद ना हो जाए, यानी इसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से भी हम तोड़ेंगे और तोड़ते जाएँगे, तो जो आखिरी कण बचेगा, जिसको अब हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, जिसको अब हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि एटम्स हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? एटम है। यानी कि हर वो तत्व जो बना है, वो एटम्स से मिलकर बना है। यानी कि इससे धरती पर जितने सारे तत्व मौजूद हैं, उन सभी का निर्माण एटम्स से मिलकर हुआ है। यानी कि जो गोल्ड है, गोल्ड के एटम से बना है। जो हमारा एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के एटम्स से मिलकर बना है। कॉपर है, तो कॉपर के एटम्स से मिलकर बना है। सिल्वर है, तो सिल्वर के एटम्स से मिलकर बना है। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के एटम्स से मिलकर बना है। सोडियम है, तो सोडियम के एटम्स से मिलकर बना है। यानी कि हर वो छोटी से छोटी कण जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं कि वो एटम है। क्या है? एटम है। बात समझ गए सर? चलिए सर, अब इसी इतनी बात आपको अगर समझ में आ गया, तो अब हम चलते हैं किसी एक एलिमेंट को लेकर। एक एलिमेंट को हम ले लेते हैं, जैसे हम सोडियम की बात कर लेते हैं। देखो, सोडियम की हम बात कर लेते हैं। तो सोडियम का अगर हम परमाणु संख्या की बात करें, सोडियम की अगर परमाणु संख्या की बात करें, तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यदि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब है कि आप 9th में तो पढ़े ही होंगे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि कोई एटम है, ठीक है? कोई एटम है, जैसे हमने सोडियम का एटम लिया। इस सोडियम के एटम जो है, इसके एटम्स में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा सर। इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। ये सारे चीज़ होंगे। देखो, हमने एक एटम की बात की, इसको हम कहते हैं नाभिक। इसे हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। यानी किसी भी एटम का एक नाभिक होता है। किसी भी एटम का एक नाभिक होता है। जैसे हर मनुष्य का, हर एक एनिमल्स का या हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक नाभि होता है। जैसे हम लोग का सेंटर कहाँ पर है? नाभि के पास। तो ये एक नाभि है। यहीं से हमारा जितने सारे बैलेंस होते हैं, यहीं से नाभि के माध्यम से होता है।
तो ये नाभिक है, यानी हर एटम का अपना एक नाभिक होता है। अब इस नाभिक में प्रोटॉन मौजूद होते हैं, प्रोटॉन होता है और साथ ही साथ बच्चा न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं सर। तो नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो परमाणु संख्या 11 है, यानी कि जो हमने एक एटम लिया है, सोडियम के एक एटम की हम बात करें, एक परमाणु की बात कर रहे हैं, तो उसका जो परमाणु संख्या 11 है, ये जो है बच्चा परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या है। इस परमाणु संख्या की अगर हम बात करें, तो जितने परमाणु संख्या होते हैं, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्या आप ये बात समझ गए आप? जितना परमाणु संख्या है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब इस नाभिक के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर अगर आप देखें ध्यान से, तो आपको सर्कल सा कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम कहते हैं सेल, जिसे हम कहते हैं कक्षा। जिस तरीका से हमारा सौर मंडल जो है एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जितने सारे सौर मंडल में बीच में कौन है? सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? ग्रह चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ बीच में क्या है? नाभिक है। उस नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है सर। और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। कौन लगाएंगे सर? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। कौन चक्कर लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ गए? चलो सर। अब इस कक्षा में जो भरे जाते हैं, यानी कि ऑर्बिट में, इसको हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं। ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो भरे जाते हैं, वो इस फॉर्मूला के आधार पर भरा जाता है। इस फॉर्मूला के आधार पर भरे जाते हैं। 2n²। n क्या हो सकता है? तो n के जगह पर आप 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, यहां से कुछ भी आप रखो। यानी कि अगर पहले ऑर्बिट में आपको भरना है, तो n के जगह पर 1 रखेंगे। अगर दूसरे ऑर्बिट में आपको भरना है, तो n के जगह पर 2 रखेंगे। और यदि तीसरे ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो n के जगह पर 3 रखेंगे। तो इसी तरीका से अगर ध्यान देखा जाए, तो आप देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है, जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में हम कितने भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? तो सर 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। थर्ड अगर ऑर्बिट की हम बात करें, तो 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसी तरीका से अगर फोर्थ ऑर्बिट की हम बात करें, तो 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इस तरीका से हमारे जितने सारे एटम्स हैं, उन एटम्स के चारों तरफ जितने सारे ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो प्रक्रिया है, इसी तरह से भरे जाते हैं। आगे बढ़ जाए, तो अगर हम इस पहले सेल की बात करें, पहले ऑर्बिट की बात करें, तो इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखें आप, तो हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 11 है। 11 यदि इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पहले ऑर्बिट में, 8 दूसरे ऑर्बिट में, और तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरने? तो हैं 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास बचे नहीं। तो हैं कितने बचे हुए? तो आप कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक है सर। चलो सर, अब आगे की कहानी सुनो। अब ये है कि जितने सारे एटम्स होते हैं, वो सभी के सभी एटम्स चाहते हैं
कि हम स्टेबल हो जाए। हम क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने का क्या मतलब है? देखो, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम चाह रहे हो कि अपने लाइफ को हम सिक्योर करें, अपने लाइफ में हम स्टेबल हो जाए ताकि हमें इधर-उधर भटकना ना पड़े। पढ़ लिख कर अगर जॉब लग गई या बेहतर कोई बिज़नेस कर लिए तो हम स्टेबल हो जाएँगे। तो फिर हमें पैसे के लिए इधर-उधर भटकने नहीं पड़ेंगे। यही तुम चाह रहे हो, इसी वजह से पढ़ाई कर रहे हो। तो उसी की तरह एटम्स भी चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएँ, हमें इधर-उधर भटकना ना पड़े। तो यहाँ पर एक नियम होता है, अष्टक नियम। अष्टक नियम यानी ऑक्टेट का एक रूल होता है। इस नियम के अनुसार अगर किसी भी एटम्स के बाह्यतम कोश में, किसी भी एटम के जो बाहरी ऑर्बिट है, बाहरी जो कक्षा है, यदि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाए, तो वो स्टेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? स्टेबल माना जाएगा, यानी वो निष्क्रिय माना जाएगा। अब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ये है मतलब। बात समझे? तो यहाँ पर अगर सोडियम है, तो सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने पर इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 हो जाएगा, 2, 8 और 1 हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए ये चाहेगा कि हमें कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। स्टेबल होने के लिए क्या चाहेगा? इसको 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से पुराना होगा। किसी भी तरह से इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले ले, या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। हमने क्या कहा कि या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो आसान क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन इसको लेना या 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे देना। तो प्यारे बच्चों, कोई इसे 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। कोई इसे 7 इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। तो जब ये देना नहीं चाहेगा तो ये चाहेगा कि मेरा जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बाहर कर दें। इसको क्या कर दें? अपने से बाहर निकाल दें। जा जी ले अपनी ज़िंदगी। यानी सोडियम का जो एटम होगा, वो सोडियम का एटम कहेगा अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन से कि जा भाई तू अपनी ज़िंदगी जी ले। जा तू अपनी ज़िंदगी जी ले। तो ये आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल कर किसी न किसी के पास चला जाएगा। किसी न किसी के पास चला जाएगा। कहाँ जाएगा वो बाद की चीज़ है। अभी तो बस फिलहाल ये समझें कि सोडियम का जो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, अब हुए या नहीं हुए? हुए या नहीं हुए? अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया? त्याग कर दिया। इसको हम कहते हैं त्याग करना। इसको हम कहते हैं त्याग करना, कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। जैसे ही ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो इसके बाह्यतम कोश में अब ये जो कोश था, ये बाह्यतम जो ऑर्बिट थे, ये अब पूरी तरीक़ा से खत्म हो गया, पूरी तरीक़ा से खत्म हो गया। तो इसके पास केवल कितने ऑर्बिट बचे? 2 ही ऑर्बिट बचे। एक में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम जो ऑर्बिट है, जो बाहरी कक्षा है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया सर। क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो यहाँ से जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो ये बन गया बच्चा सोडियम आयन। क्या बना? सोडियम आयन। और ये क्या किया? त्याग किया है, किसी को दिया है। तो जब कोई किसी को कुछ देता है, तो वो दानवीर कहलाता है। और दानवीर है, इसका मतलब है कि वो एक पॉजिटिव स्थिति में है। किस स्थिति में है? पॉजिटिव स्थिति में है। और इसी को हम कहते हैं आयन। इसी को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। और ये हमारा जो आयन हुआ, ये ऊपर में प्लस है, इस वजह से हम इसे कह दिए पॉजिटिव आयन कह दिए। इस वजह से हम इसे क्या नाम दिए? पॉजिटिव आयन नाम दिए।
तो होपफुली कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव आयन कैसे बनता है। यानी कि जब कोई एटम्स अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तब वो एक आयन बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो एक प्लस आया, अगर दो इलेक्ट्रॉन को त्यागता तो दो प्लस आते, तीन इलेक्ट्रॉन को त्यागता तो तीन प्लस आते। तो ये प्लस आया, इसका मतलब कि वो पॉजिटिव आयन बन गया। तो ये था एटम। ये क्या था? एटम था। ये क्या है बच्चा? एटम है। और ये क्या है? आयन है। ये एटम है और ये आयन है। एटम है, आयन है, एटम है, आयन है। पहली बात समझ गए। तो एक तरफ आपको क्लियर हो गया होगा कि आयनिक कंपाउंड जो है एक पॉजिटिव आयन से बना है और एक नेगेटिव आयन से बना है। तो पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं ये समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। तो जितने परमाणु संख्या है उतने ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होंगे। इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितने होंगे? 20। अगर इसका हम कन्फिग्रेशन करें, इसका अगर कन्फिग्रेशन करते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि हम ऐसा कर लेते हैं, एक जो ऑर्बिट है हम उसे 8 ही भर देते हैं। तो 2 8 8 हो गया। अभी तक ये स्टेबल है। तो 18 हो गए, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रह गया? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो इसके आउटर सेल हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को ये अपने से बाहर कर देगा। अपने से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। और जैसे ही ये बाहर निकाला अपना इलेक्ट्रॉन, यानी जैसे ही ये त्याग किया अपना इलेक्ट्रॉन को, तो ये कैल्शियम जो है बच्चा, ये आयन का निर्माण कर लिया। ये क्या बन गया? आयन बन गया। और कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। तो यहाँ पर 2 प्लस हो गया। और यही हमारा क्या है? तो ये हमारा एक आयन हो गया। ये क्या हो गया? आयन हो गया। कौन सा आयन हुआ? तो आप कहेंगे कि सर प्लस है तो ये पॉजिटिव आयन हो गया। कैसा आयन हो गया? पॉजिटिव आयन हो गया। क्लियर हो गया? चलो सर, क्लियर हो गया। अब आते हैं निगेटिव आयन पर। निगेटिव आयन में हम ले लेते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है। अब जितने परमाणु संख्या है उतना ही इसका इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हम इसका कन्फिग्रेशन करें तो 2 8 7 हो गया। 2 8 7। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहेगा कि स्टेबल हो जाए। देखो यहाँ पर ये चाह रहा था कि हम स्टेबल हो जाए, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को कह दिया कि जा बाहर, तू अपनी जिंदगी जी ले। जाओ अपने जिंदगी तू जी ले। तो यहाँ क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है और इसे स्टेबल होना है। तो ये चाहेगा कि हमें कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे। एक इलेक्ट्रॉन क्या करे? दे दे। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कोई इसे देगा तो ये 7 के जगह पर इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जैसे इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो बच्चा, ये क्लोरीन का जो परमाणु, जो इस क्लोरीन था, इस क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तब तक ये एटम था। तब तक ये एटम था। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन किसी से मांगा, किसी से उधारी लिया, तो उधारी लेने पर इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। और स्टेबल हुआ तो ये एक आयन बना लिया। क्या बना लिया? आयन बना लिया। और कैसा आयन बनाया? तो निगेटिव आयन बनाया। कैसा आयन बनाया? निगेटिव आयन बनाया। कब? जब ये ग्रहण किया हो। जब इलेक्ट्रॉन का क्या किया हो? ग्रहण।
तो यहां से आपको समझ में आ गए होंगे कि आयन क्या होता है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आयन क्या होता है, कैसे पॉजिटिव आयन बनते हैं, कैसे निगेटिव आयन बनते हैं, इन सभी चीजों को आप भली भांति समझ गए होंगे। पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब कोई एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो पॉजिटिव आयन बनाता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तब वो निगेटिव आयन का निर्माण करता है। होपफुली आप समझ गए होंगे। चलिए सर, तो ये जो हमारा कह रहा था कि साल्ट जो है एक पॉजिटिव आयन से और निगेटिव आयन से बना होता है। तो आइए अब हम एक साल्ट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एक साल्ट है NaCl। NaCl तो हर बच्चा जानता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझो, यहाँ पर एक सोडियम है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। एक क्या है? सोडियम है और एक क्लोरीन है। अभी अभी हमने कहा, अभी अभी हमने आपको बताया कि सोडियम का अगर परमाणु संख्या कितना है? 11 है। अगर इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो 281 है, 281 है। और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो 287 होगा, 287 होगा। सोडियम चाहेगा स्टेबल होने के लिए कि अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दें, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? एक जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन को थमा देगा। जब क्लोरीन को थमाया तो ये क्लोरीन को थमाने पर क्लोरीन ग्रहण किया है तो ये माइनस हो गया, नेगेटिव आयन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो एक माइनस हो गया। और सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, कितने इलेक्ट्रॉन को? एक इलेक्ट्रॉन को। एक पॉजिटिव आयन हो गया, एक क्या हो गया? पॉजिटिव आयन हो गया। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलकर ही एक लवण का निर्माण होता है। पहली पॉइंट क्लियर होना चाहिए। चलो सर, अब यहां पर ध्यान देना कि जो पॉजिटिव आयन होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पॉजिटिव आयन। इसे कहते हैं पॉजिटिव आयन, और इसे हमने कहा नेगेटिव आयन। पॉजिटिव जो आयन होता है इसी को हम कहते हैं मेटल आयन। इसको हम मेटल आयन भी कह सकते हैं, और इसे हम नॉन मेटल आयन कह सकते हैं। यानी कि जो हमारा पॉजिटिव आयन होता है वो मेटल्स का बना होता है, और जो निगेटिव आयन होता है वो नॉन मेटल का बना होता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि जो पॉजिटिव आयन बने होते हैं वो मेटल का बना होता है, और जो निगेटिव आयन होता है वो नॉन मेटल का बना होता है। चलो सर, तो यहां पर अगर हम आयन की बात करें तो नंबर्स ऑफ आयन, चलो हिंदी में लिख देते हैं। यानी कि यहां पर पॉजिटिव आयनों की अगर हम संख्या की बात करें, पॉजिटिव आयनों की संख्या की अगर बात करें, अच्छा हाँ, एक और चीज समझना, एक और चीज आप समझना कि यहां जो माइनस आया है, ठीक है, और यहां पर जो प्लस आया है, इस प्लस वाले को हम कहते हैं, इसको पूरी तरीका से हम क्या कहें? आयन कहें। और कौन सा आयन कहें? पॉजिटिव आयन कहें। लेकिन ये जो आपको प्लस 2 दिखाई दे रहा है, यानी 2 प्लस जो दिखाई दे रहा है, इसे हम चार्ज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। और कौन सा चार्ज कहते हैं? प्लस है सर तो पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इसी तरीका से अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर माइनस है सर, तो ये चार्ज है। ये क्या है? चार्ज है। और कौन सा चार्ज है? तो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा तो अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बनाएगा।
यानी जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो अपने ऊपर एक पॉजिटिव आवेश बनाता है। क्या बनाता है? धनात्मक आवेश बना लेता है। और जब कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो अपने ऊपर एक नेगेटिव आवेश बनाता है, यानी नेगेटिव चार्ज बनाता है। तो यहां से ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, चल। अब यहां पर जो हमने कहा कि यहां पर जो पॉजिटिव आयनों की संख्या है, तो पॉजिटिव आयन की संख्या देखो, यहां पर कुछ नहीं है। जो एटम, जितने एटम होंगे उतना ही आयन होंगे। जितना एटम होगा उतना ही आयन होगा। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो एक ही आयन बनेगा। अगर दो एटम इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो दो आयन बनेंगे। अगर तीन एटम इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो तीन आयन बनेंगे। यानी कि यहाँ पर जो सोडियम है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम, यहाँ पर ध्यान दो, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सोडियम का एक एटम है, सोडियम का जो एटम है एक है, और क्लोरीन का जो एटम है वो भी कितने हैं? एक। एक यानी कि एकक एटम मिलकर एक लवण का निर्माण किया है। यानी एक एटम सोडियम का है और एक एटम हमारा क्लोरीन का है, और ये दोनों एटम मिलकर ही किसका निर्माण किया है? पहले तो ये आयन में टूटे होंगे, पहले ये आयन में, ये जलीय विलयन बना होगा, आगे चल के हम समझाएंगे। तो सोडियम का एक एटम है तो एक ही आयन बनेगा। कितने आयन बनेंगे? एक ही आयन बनेंगे। तो यहाँ पर 1 हमने कर दिया। क्लोरीन के कितने हैं? तो एक है, तो एक ही आयन। इस 1 को हम कहते हैं आयनों की संख्या। आयन की संख्या कहते हैं। बात समझ गए? आयन की संख्या कहते हैं। और यहाँ पर जो एक है ये भी क्या है? तो आप कहोगे आयन की संख्या है। आयन की संख्या है। चलो सर, ये भी समझ में आ गया। यानी कि जो भी एटम के पहले लगा रहेगा वही आयन होंगे। सोडियम के पहले अगर 2 रहता तो 2 आयन, क्लोरीन के पहले 2 रहता तो 2 आयन, सोडियम के पहले 3 रहता तो 3 आयन, क्लोरीन के पहले 4 रहता तो 4 आयन होते। बात क्लियर है? चलो सर, क्लियर होना चाहिए। यहां पर जो प्लस है, यहां पर जो प्लस है, इस प्लस की अगर हम बात करें तो ये प्लस जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी धनात्मक आवेश है। और ये भी जो निगेटिव आपको दिख रहा, ये भी निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज है सर, निगेटिव चार्ज है। ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। NaCl जो है वो Na प्लस में टूटा और Cl माइनस में टूटा, पहली तो ये बात हो गई। Na के पहले जो भी अंक आपको दिखाई देंगे वही आयन की संख्या होगी। जो भी एटम के पहले आपको कोफिशिएंट दिखाई देगा, गुणक दिखाई देगा, वही आयनों की संख्या होगी। और एटम के ऊपर में जितने सारे आपको प्लस और माइनस दिखाई देंगे वो आपको क्या होंगे? तो वो होंगे हमारे चार्ज की संख्या। क्या होंगे? चार्ज की संख्या होंगे। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव आयन की बात करें तो पॉजिटिव आयन कितने हैं? एक है सर। और यहाँ पर अगर हम नेगेटिव आयन की बात करें, यहाँ पर अगर हम नेगेटिव आयन की बात करें, नेगेटिव आयनों की संख्या अगर हम देखें तो वो कितनी है सर? तो आप कहेंगे सर 1 है। कितने हैं? 1 है। तो यहां से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहां से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी लवण में पॉजिटिव आयनों की संख्या और नेगेटिव आयनों की संख्या बराबर हो सकती है। बराबर होती है हमने नहीं कहा है, हमने कहा कि किसी भी लवण में
पॉजिटिव आयनों की संख्या और नेगेटिव आयनों की संख्या बराबर हो सकती है, होती नहीं है। होती है का मतलब हमेशा के लिए होती है, हमने कहा हो सकती है, हो सकता है, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात समझ गए? तो यहां पर हम कह सकते हैं, नोट करके आप लिखना, यहां पर आप नोट करके लिखना। नोट में क्या है कि पॉजिटिव आयन की संख्या निगेटिव आयन की संख्या के बराबर हो सकती है। ये स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि पॉजिटिव आयनों की संख्या जो है वो नेगेटिव आयनों की संख्या के बराबर हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि होगा ही हो। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये इक्वल होगा ही होगा। बात क्लियर है? चलो सर, अब यहां पर एक और पॉइंट ध्यान आपको देना है। एक और क्या पॉइंट आपको सर ध्यान देना है? एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, यहीं पर नोट करके हम और भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि किसी भी लवण का अगर निर्माण हुआ है तो उसमें पॉजिटिव आवेश यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, इन दोनों की संख्या बराबर होती है। इन दोनों की संख्या बराबर होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज की संख्या और नेगेटिव चार्ज की संख्या दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और जब दोनों बराबर होंगे तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं, ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर नेट चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि नेट चार्ज जो होगा, नेट चार्ज वो बच्चा जीरो होगा। नेट चार्ज कितना होगा? जीरो होगा। लेकिन आयन जीरो नहीं हो सकते हैं, आयन जीरो नहीं हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। अब देखो समझो कैसे। अगर इसी में हम आयन की संख्या की अगर बात करें तो एक आयन पॉजिटिव का है और एक आयन नेगेटिव का है, अभी तक तो बराबर है आयनों की संख्या। अगर हम चार्ज की बात करें तो यहाँ एक है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ एक है नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की संख्या क्या है? बराबर है सर। पॉजिटिव चार्ज की संख्या और नेगेटिव चार्ज की संख्या दोनों क्या है? बराबर है सर। अभी तक दोनों के दोनों जो हमने नोट करके लिखवाया है, ये अभी तक दोनों बातें क्या है? सत्य है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने लिया कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 हमने लिया, CaCl2 हमने लिया, इसको बीच में लिख लेते हैं, ठीक है, CaCl2। अब यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर Ca है और यहां पर Cl है, Ca है और Cl है, यानी कैल्शियम है और क्लोराइड है। कैल्शियम के ऊपर, कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है 20 होता है। अभी हमने बताया है कि कैल्शियम की जो संख्या परमाणु संख्या 20 है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इस वजह से इसके ऊपर +2 चार्ज बैठेगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसके ऊपर कितने चार्ज बैठेंगे? नेगेटिव चार्ज बैठेगा और इसके ऊपर क्या बैठेंगे? पॉजिटिव चार्ज बैठेगा। ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। कैल्शियम की संख्या कितनी है? एक है सर। क्लोरीन की संख्या कितनी है? तो देखो Cl2 है, इसका मतलब है कि क्लोरीन की संख्या 2 है। क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 है सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्लोरीन की संख्या अगर 2 है तो ये 2 जो है, यही 2 जो है हमारे आयन है, आयन से हैं। और कौन से हैं? नेगेटिव आयन से। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 जो है एक पॉजिटिव आयन से है, पॉजिटिव आयन से है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जितना पॉजिटिव आयंस है उसके बराबर नेगेटिव आयंस नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव आयंस की संख्या अधिक है और पॉजिटिव आयंस की संख्या कम है। पॉजिटिव आयंस की संख्या कम है और नेगेटिव आयंस की संख्या अधिक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयंस की संख्या और नेगेटिव आयंस की संख्या इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पर जो हमने कहा कि हो सकते हैं, बट कंफर्म नहीं है कि होगा ही, कंफर्म नहीं है कि होगा ही। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो आयंस की संख्या होंगे, यानी यहां से लिखो कि पॉजिटिव आयन नॉट इक्वल नेगेटिव आयन, यानी कि नॉट पॉजिटिव आयन की संख्या और नेगेटिव आयन की संख्या बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयंस की संख्या और नेगेटिव आयंस की संख्या यहां पर बराबर नहीं है सर। अगर चार्ज की हम बात करें, यदि चार्ज की हम बात करें तो ये है चार्ज, ये क्या है? चार्ज है सर। कौन सा चार्ज है? तो आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये है सर नेगेटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितनी है? 2 है। पॉजिटिव चार्ज की संख्या +2 है। नेगेटिव चार्ज की संख्या कितना है सर? क्या -1 कर दे? क्या -1 कर दे? अरे नहीं बच्चा, ध्यान दो। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 2Cl- है। इसका मतलब है कि एक Cl- ये रहा और एक Cl- ये रहा, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये कैल्शियम अपना ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये कैल्शियम ले लेगा। इसी वजह से तो दो कैल्शियम आए हैं। इसी कारण से कैल्शियम कितने आए हैं? 2 कैल्शियम आए हैं। तो यहाँ पर 2 कैल्शियम और हर के ऊपर एकक है, निगेटिव चार्ज है, तो ये रहा निगेटिव चार्ज। कुल मिलाकर यहाँ से अगर देखा जाएगा तो -2 आ गया, -2 आ गया। अगर नेट चार्ज हम देखें, नेट चार्ज अगर हम बात करें नेट चार्ज की, तो नेट चार्ज यहाँ पर +2 है और यहाँ पर -2 है। प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो नेट चार्ज विल बी 0, यानी कि जो हमारा नेट चार्ज है वो कितना होगा? तो 0 होगा। तो यहां से प्रूव हो गया, यहां से प्रूव होता है कि आयन की संख्या बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन चार्ज की संख्या वो हमेशा बराबर ही होगा। आवेशों की संख्या हमेशा बराबर होंगे। इस वजह से हम कहते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं बच्चा कि जो साल्ट होता है, जो साल्ट होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। ये देखो कैल्शियम क्लोराइड है, एक नमक है, और नमक है तो ये विद्युत का क्या है? कुचालक है सर। विद्युत का क्या है? कुचालक है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गए? बोला जाए, बात समझ में आ गया? चलो सर, इसी तरीका से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। K2SO4, सब खुद से प्रैक्टिस करेगा। यहां पर देखो K2 है तो 2 K आया है, SO4 एक ही है तो SO4 एक रहेगा। यहां पर देखो पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होगा, पोटेशियम के ऊपर
+1 चार्ज होगा और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 माइनस होगा, 2 माइनस होगा। अब यहाँ पर देखो नेट विल भी 0 होना चाहिए, चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर चार्ज की बात करें, चार्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 पोटेशियम है, पोटेशियम की संख्या कितनी है, 2 है, पोटेशियम की संख्या 2 है बच्चा, एक इस पर चार्ज है और एक इस पर चार्ज है, तो टोटल कितने चार्ज हो गए, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। और यहाँ अगर चार्ज देखा जाए तो 1 है, सल्फेट पर कितने चार्ज है, 2 माइनस है, तो -2 हो गया। नेट चार्ज कितना हो गया बच्चा, नेट चार्ज हो गया 0, नेट चार्ज क्या हो गया 0। तो ये क्या है, एक साल्ट है और ये विद्युत का कुचालक है, विद्युत का क्या है, कुचालक है। ये 1 और ये 2 ही क्या थे, चार्ज, ये 2 क्या है, अगर आयन की बात करें तो ये आयन है, ये क्या है, आयन है, और यहाँ पर 1 जो है ये आयन है। तो आयन की संख्या आप देख रहे हो कि बराबर नहीं है, आयन की संख्या बराबर नहीं है। होपफुली कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा कि आयन क्या होते हैं, कैसे आयन बनते हैं और किस तरीका से आयन से मिलकर हमारा साल्ट का निर्माण होता है। क्या इतनी बातें क्लियर है प्यारे बच्चों, क्या इतनी बातें क्लियर है? चल, तो साल्ट का जो निर्माण होता है हमारा, वो एक मेटेलिक आयन से और एक नॉन मेटेलिक आयन से मिलकर बना होता है। यानी कि जो साल्ट बने होते हैं वो नॉन मेटेलिक आयन और एक मेटेलिक आयन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एक अपवाद होता है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनिया जो है मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो वो एक अपवाद आपको याद रखना पड़ेगा। चल आइए सर, अब समझते हैं इस चीज को। अब यहां पर हमने कुछ आयंस लिख कर लाए हैं, यहां पर हम कुछ आयंस लिख कर लाए हैं, जिस आयंस को आपको अच्छे ढंग से याद कर लेना है, ठीक है। चल देखो, H प्लस आयन है, H प्लस का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो इसको हाइड्रोजन कहते हैं। लिथियम है तो लिथियम पर +1 है, इसका मतलब कि इसने भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। तो ये सबका आपको ध्यान रखना है, H प्लस हाइड्रोजन आयन, Li लिथियम आयन, Na सोडियम आयन, K+1 पोटेशियम आयन, Ag+1 सिल्वर आयन, NH+1 अमोनिया आयन, Cu+1 क्यूप्रस आयन, Zn+2 जिंक आयन, Be+2 बेरिलियम आयन, Mg+2 मैग्नीशियम आयन। तो यहां से आपको किसी भी हालत में ध्यान रखना है कौन कौन से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। एक तो आपको हाइड्रोजन आयन ध्यान रखना है, सोडियम आयन को ध्यान रखना है, ठीक है, सोडियम आयन को ध्यान रखना है, सोडियम आयन को, पोटेशियम आयन को ध्यान रखना है, इधर से जिंक आयन को ध्यान रखना है, एल्युमिनियम आयन को, ये एल्युमिनियम था क्रोमियम ही रह गया, ठीक है, इसको एल्युमिनियम कर लीजिएगा इस चीज को, फेरस आयन को, क्यूप्रिक आयन को, कैल्शियम आयन को, मैग्नीशियम आयन को। इधर से इतने सारे आयन का आप ध्यान रखोगे, ठीक है, कि ये +2 है, इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम के +2 है, इसका मतलब इसके भी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम +2 है, इसके मतलब इसके भी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का इन्होंने त्याग किया होगा, होगा नहीं, क्या त्याग किया है। इधर है आपका नेगेटिव आयन। कभी कभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर देता है और कभी कभी ग्रहण भी करता है, त्याग तो नहीं करता है, इनके बीच साझेदारी चलते हैं, ठीक है। तो हाइड्राइड, इसको आप भूल जाइए, फ्लोराइड को याद रखिए, क्लोराइड याद रखिए, ब्रोमाइड याद रखिए, आयोडाइड याद रखिए। उसी तरीका से हालांकि इधर के सारे आपको याद रखने ही होंगे, इधर सारे के सारे आपको याद रखने होंगे।
हाइड्रा ऑक्साइड आयन -1 होता है, HCO3 बाइकार्बोनेट -1 होता है, HNO3 -1, नाइट्रिक एसिड का भी -1 होता है, एसीटेट का भी याद रखेंगे -1 होता है, नाइट्रेट का भी -1, ऑक्साइड का -2, सल्फाइड का -2, कार्बोनेट का -2, सल्फेट का -2 और फॉस्फेट का -3 होता है। तो आपके लिए हालांकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद रहेगा तो आपको साल्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम उस स्लाइड को पूरी तरीका से कंप्लीट करना चाहेंगे। आइए, तो कह रहा था, कहा गया है कि लवण आयनिक यौगिक होते हैं, आपको समझा दिया गया कैसे होता है, जिनमें दो भाग होते हैं। जिनके कितने भाग होते हैं? दो भाग होता है। एक भाग में धनात्मक आवेश होता है, ये रहा। एक भाग जो होता है, एक भाग जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये देखो, एक भाग जो होता है पॉजिटिव आवेश, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो, एक भाग जो होता है ये पॉजिटिव आवेश होता है और एक भाग जो है नेगेटिव आवेश होता है। तो ये चीजें भी आप समझ गए, जिसे धनात्मक आयन या धनायन कहते हैं, और दूसरे भाग में ऋणात्मक आवेश होता है जिसे ऋणात्मक आयन या ऋणायन कहते हैं। बात समझ गए? चल, उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक आयनों की संख्या इस प्रकार है कि कुल धनात्मक आवेश कुल ऋणात्मक आवेश के बराबर है। यानी कि यहां से आपको इस लाइन को ध्यान रखना है। हमने आपको समझा दिया है, ठीक है, हमने आपको समझा दिया कि धनात्मक आवेश कुल ऋणात्मक आवेश के बराबर होता है, ठीक है। धनात्मक आवेश जो है कुल ऋणात्मक आवेश के बराबर होता है, जिससे कि समग्र रूप से नमक जो है विद्युत रूप से उदासीन होता है। पूरी तरीका से क्या होता है? नमक जो होते हैं विद्युत का क्या होता है? उदासीन होता है, यानी उससे विद्युत किसी भी प्रकार से चलित नहीं होगा, विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। चलो सर आगे बढ़ते हैं। धनात्मक आयन आमतौर पर एक धातु आयन होता है। देखो, हमने ये भी समझाया कि जो धनात्मक आयन होता है वो क्या होता है? मेटल का होता है। धनात्मक आयन जो होता है वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। कैल्शियम मेटल है। देखो, नेगेटिव क्या होता है? नॉन मेटल होता है सर। यहाँ पर शायद हमने समझाया होगा। हाँ देखो, यहाँ पर नेगेटिव जो है नॉन मेटल होता है और पॉजिटिव जो होता है वो एक मेटल आयन होते हैं। लेकिन अपवाद है, एक अपवाद है कि अमोनियम आयन जो होता है वो क्या है? एक अपवाद है। हालांकि ये मेटल नहीं है, फिर भी इनके ऊपर प्लस चार्ज होते हैं। चल, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चल, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चल, आगे बढ़ते हैं। अब एक साल्ट का जो निर्माण होता है, अब जो एक साल्ट का निर्माण हुआ है इसमें आपको पता करना है पॉजिटिव कौन सा है और निगेटिव कौन सा है। देखो, सोडियम क्लोराइड है जिसे हम NaCl कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। तो जो जो इसमें जो इसमें मेटल होंगे वो धनायन होंगे और जो नॉन मेटल होगा वो ऋणायन होगा। जो मेटल होगा वो पॉजिटिव आयन होगा और जो नॉन मेटल होगा वो निगेटिव आयन होंगे। यहाँ देखा जाए तो सोडियम हमारा पॉजिटिव आयन है, तो Na+ सोडियम पर +1 होता है। ये सारे चीज आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लोरीन क्या है? निगेटिव आयन है। कैल्शियम +2 होता है, पॉजिटिव आयन है, और क्लोरीन पर माइनस होता है तो निगेटिव आयन होता है। अब यहीं से एक बात आप बताओ बच्चे, यहीं से एक बात आप बताओ कि यहाँ पर आयनों की संख्या कितनी है? अगर यहाँ पर आयनों की अगर हम संख्या की बात करें तो कितने आयन्स हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। आप कमेंट में बताओ कि आयनों की संख्या कितनी है, और यहाँ पर बताओ कि आयनों की संख्या कितनी है। आयनों की संख्या यहाँ पर कितनी है ये भी आपको बताना है, और आपको बताना है कि कैल्शियम क्लोराइड में क्या आयनों की संख्या इक्वल है या नहीं है।
है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। बात समझ गए? चल आगे बढ़ते हैं। MgCl2 मैग्नीशियम पर +2 होता है और मैग्नीशियम में क्या होते हैं, एक ही चीज आ गया, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये 2 नहीं होगा, यहाँ पर 2Cl- होगा, इसको सुधार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जिंक सल्फेट है तो जिंक पर +2 हो गया और सल्फेट पर -2 होता है। ये सारे चीज हमने अभी देखो यहाँ पर आपको हमने समझाया है, यहाँ पर हमने आपको समझाया। सल्फेट है तो देखो -2 है, जिंक है तो +2 है, देखो यहाँ पर है या नहीं है? अरे बिल्कुल है सर। तो इसको आप कॉपी में नोट करना और नोट करके इसको लिखने का प्रयास करना बच्चे। बात समझ गए? चल आगे बढ़ते हैं। Na2SO4 है, ठीक है, Na2SO4 है तो यहाँ पर हमें आपको बताना है, यहाँ पर 2 लगा लेना है। क्या लगाना है? 2 लगा लेना है। तो यहाँ पर भी आपको आयनों की संख्या बताना है कि आयनों की संख्या कितनी है, ठीक है, और यहाँ भी आपको बताना है कि आयन की संख्या कितनी है। बात समझ गए? और साथ ही साथ आप बताएंगे कि यहाँ पर चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, और यहाँ भी आप चार्ज बताएंगे कि कितना है, यानी कि आवेश के नेगेटिव चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं। तो ये सारी चीज आप बताएंगे। जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं और अच्छे ढंग से समझ जाते हैं तो उसका रिवीजन जब आप करते हैं, जब आपसे कोई टीचर आपसे प्रश्न पूछता है तो उसका आप आंसर अवश्य करें बच्चे। आंसर करने से आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होता है, शार्प माइंडेड आपका बनता हुआ चला जाता है। चल कैल्शियम सल्फेट है, हालांकि एल्युमिनियम सल्फेट होना चाहिए, यहाँ पर कैल्शियम हो गया है तो इसको सुधार लेंगे, एल्यूमिनियम मिनियम सल्फेट Al2SO4। तो यहाँ भी आप बताएंगे चार्ज और आयन, यहाँ भी आपको बताने हैं कि आयन की संख्या कितनी है और चार्ज कितने हैं। तो इन तीनों का आप चार्ज भी बताएंगे, आयन भी बताएंगे, आयन की संख्या बराबर है या नहीं है, चार्ज बराबर है या नहीं है। इन सभी चीजों को आप अच्छे से भली भांति देखकर समझकर आप इसका आंसर देंगे। बात समझे बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आइए। कहता है कि लवण का धनात्मक भाग जो क्षार से आता है, लवण जो है, लवण का जो धनात्मक भाग होता है वो एक क्षार से आता है। अब इसका क्या मतलब है आपको समझाते हैं। चलो सबसे पहले तो यहां पर आप इसको अंडरलाइन कर लो कि जो लवण है उसका जो पॉजिटिव भाग होता है वो किससे आता है, क्षार से आता है, जिसे हम क्षार मूलक कहते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं, क्षार मूलक से कह जानते हैं। जबकि लवण का जो ऋणात्मक भाग होता है वो अम्ल से आता है। ऋणात्मक भाग किससे आता है, तो आप कहेंगे सर वो अम्ल से आता है और उसे हम अम्लीय मूलक के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं, अम्लीय मूलक के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कह रहा है कि नमक NaCl में Na+ है, Na+ है, क्षार NaOH से आया है, यानी Na+ जो आया है वो किससे आया है, तो आप कहेंगे NaOH से आया तथा यह क्षार मूलक है। जबकि Cl जो अम्ल HCl से आता है यह अम्लीय मूलक है। अब ये नहीं समझ में आया होगा तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। चलो देखो, जब हम उल्टी रिएक्शन की बात करते हैं, यानी कि हमें पता करना है कि कौन से, जैसे कोई नमक हमने लिया, जैसे हमने कोई एक नमक लिया, जैसे यहाँ NaCl की बात की जा रही है, ठीक है, तो NaCl किस अम्ल से बना है और किस से, क्षार से मिलकर बना है। अगर इस चीज को हमें पता करना है तो आप इसका जलीय विलयन तैयार कर दो। इसका क्या तैयार कर दो, जलीय विलयन तैयार कर दो। हमने क्या कहा कि यदि किसी भी लवण का पता लगाना है कि वो किस से, क्षार से और किस से, अम्ल से मिलकर बना है, तो आप इसका जलीय विलयन तैयार करो। NaCl का आप रिएक्शन करा दो जल के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा दो, जल के साथ। अब आपको पता है कि NaCl बना किससे है, एक एसिड से बना है और एक बेस से मिलकर बना है। NaCl जो है एसिड और बेस से मिलकर बना है। तो एसिड जल में घुलकर अपने आयंस में टूटते हैं
हमने एसिड वाले टॉपिक्स में बताया है। और बेस भी जल में घुलकर अपने आयंस में टूटते हैं, ये भी हमने आपको बेस वाले टॉपिक में बताया है। तो यहां पर NaCl और H2O का जब रिएक्शन कराया गया, यानी कि जब हम NaCl इस लवण को जल में हमने घोला, तो जल में घुलने पर हुआ क्या? जल में घुलने पर हुआ ये कि यहां पर Na जो है प्लस में टूट गया, Na प्लस में टूटा और Cl माइनस में टूटा। Na प्लस में टूटा और Cl माइनस में टूट गया सर। जल में घुला तो Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया। और ये जल जो है, जल भी टूटा है, जल टूट गया H प्लस आयन में और OH माइनस आयन में टूट गया। H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूट गया। बात समझे? प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि अपोजिट जो चार्जेज होते हैं, अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कहने का मतलब है कि जब अलग अलग आवेश का कोई पदार्थ हो तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और जब समान आवेश के कोई पदार्थ हो तो वो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। तो यहां पर देखो, एक सोडियम आयन है और एक हाइड्रा ऑक्साइड आयन है। तो ये सोडियम आयन के साथ, ये सोडियम आयन के साथ इस सोडियम आयन के साथ ये हाइड्रा ऑक्साइड आयन मिलेगा और मिलकर बनाएगा NaOH। क्या बनाएगा? NaOH बना देगा। चलो सर, ये समझ में आ गया कि यहां पर क्या बना? NaOH बना। और यहां पर जो Cl है, Cl निगेटिव चार्ज है और H पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में मिलकर, ये दोनों आपस में मिलकर HCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे? HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? HCl। तो यहां पर देखो बच्चा, NaOH क्या है? एक क्षार है, एक बेस है, एक अल्कलाइन है। और ये HCl जो है ये एक अम्ल है, एसिड है या नहीं है? बिल्कुल है सर। ये NaOH जो है क्षार है और HCl जो है एक अम्ल है। और हमारा जो सेंटेंस कह रहा था, हमारा ये जो सेंटेंस कह रहा था कि जो लवण का धनात्मक भाग है वो क्षार से आया है। क्या ये बात सही है या नहीं है? देखो, जो धनात्मक भाग है, यानी कि ये Na प्लस की बात कर रहा है, ये धनात्मक भाग ही तो है। ये लवण का, ये क्या है बच्चा? ये लवण ही तो है, ये लवण ही तो है। तो लवण में एक निगेटिव भाग है और एक पॉजिटिव भाग है। पॉजिटिव भाग देखो कहां से उठकर आया है, पॉजिटिव भाग कहां से उठकर आया है? तो क्षार से उठकर आया है। तो पॉजिटिव भाग जो क्षार से उठकर आया है और निगेटिव भाग जो है वो कहां से आया है? अम्ल से उठकर आया है। निगेटिव भाग देखो, क्लोरीन कहां से आया है? अम्ल से आया है। तो इसे हम अम्लीय मूलक कहेंगे और इसे हम क्षारीय मूलक कहेंगे। इसे हम अम्लीय मूलक और इसे हम क्षारीय मूलक के नाम से जानते हैं। अब ये पॉइंट आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। हालांकि इन सभी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने एसिड में और बेस में अच्छे ढंग से चर्चाएं कर ली थी, तो इसके बारे में हम पुनः बताने वाले नहीं हैं, बस आपको रीड करवा देते हैं। कह रहा है कि अम्ल तथा भस्म के साथ, अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया कर, यानी अम्ल और भस्म जो है, यहाँ क्या करा है कि अम्ल और धातु, पहली पॉइंट, या कह रहा है कि भस्म और धातु, इन दोनों का अगर हम रिएक्शन कराते हैं, यानी अम्ल के साथ धातु का और भस्म के साथ अगर धातु का हम रिएक्शन करा तो बनता है लवण और सर हाइड्रोजन गैस बनता है।
यानी कि जब हम मेटल को किसी एसिड के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो लवण का निर्माण होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनेंगे। और यदि हम किसी क्षार के साथ अगर मेटल का रिएक्शन करा दें तो भी क्या बनेगा, एक लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसी तरीका से धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इन सभी चीजों की चर्चा हम लोगों ने विगत के लेक्चर में कर लिया है। धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। आगे है अधातु के ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। अब देखो, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होता है, हमने आपको पढ़ाया है, और क्षार, अम्ल और क्षार मिलेगा तो लवण बनेगा। इसी तरीका से जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर यानी क्षारीय होते हैं प्रकृति में, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया तो क्षार और अम्ल मिलेगा तो भी लवण बनेगा। इसी तरीका से धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है वो भी एक क्षार होता है, और उसका अगर अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी लवण बनेगा। तो इन सभी चीजों की हम चर्चा बेहतरीन ढंग से कर लिए हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब इसी लाइन को अब समझते हैं। हमने कहा कि किसी भी लवण का जो निर्माण हुआ है वो एसिड और बेस से मिलकर बना है। तो कैसे, देखो, पोटेशियम सल्फेट है यानी K2SO4 है। K2SO4 को अगर पता लगाना है कि कैसे इसका निर्माण हुआ है तो आ जाओ समझ लेते हैं। K2SO4, K2SO4 इसका निर्माण किससे हुआ है, आ जाओ देख लेते हैं। इसका रिएक्शन किसके साथ करा दो, H2O के साथ करा दो सर। होगा क्या, ये जैसे ही जल में घुलेंगे तो अपने आयंस में टूट जाएंगे। तो अपने आयंस में टूटेगा तो यहां पर K प्लस होगा और SO4 2 माइनस होगा। हो गए। इसी तरीका से ये भी टूटेगा अपने आयंस में, H प्लस में, और OH माइनस आयन में टूटेगा। होगा क्या कि अब इन दोनों को मिला दो, यानी कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन आपस में मिल जाएंगे। तो ये पोटेशियम जो है हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ देखो पोटेशियम और यहाँ पर हाइड्रा ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर क्या बनाया, KOH बना दिया। क्या बनाया, KOH बना दिया। इसी तरीका से यहाँ देखो H प्लस है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो 2 हो गया, भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों मिलकर क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो गया, H2SO4, H2SO4। ये एक क्या है बच्चा, तो ये एक बेस है, और ये क्या है तो आप कहोगे सर एसिड है। ये क्या है, एसिड है। तो देखो बेस और एसिड का पता लग गया। इस तरीका से आप पता लगा सकते हो कि कौन से लवण किस एसिड से और किस बेस से मिलकर बने हुए हैं। बात समझ गए। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बिल्कुल ले लो। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इसी तरीका से आपको इन सारी चीजों को दिया गया है, इसका आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो करोगे, खुद से प्रैक्टिस आप अवश्य करेंगे। कि जैसे हमने पोटेशियम सल्फेट के बारे में बताया वैसे ही यहाँ पर सोडियम सल्फेट है। ये देखो पोटेशियम सल्फेट में बेस क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसी तरीका से सोडियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो ये किससे बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और एक हमारा H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरीका से आप यहाँ पर देख रहे हो। कैल्शियम सल्फेट है CaSO4 यानी CaOH का होल ट्वाइस और H2SO4। इस तरीका से ये सारे के सारे आपको दिए गए हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने इसको देकर रखा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप खुद से प्रयास अवश्य करेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम साल्ट की बात करें, यदि अगर हम साल्ट की बात करते हैं तो साल्ट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। साल्ट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग फैमिली ग्रुप के होते हैं। देखो
अलग अलग फैमिली ग्रुप कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपको पता है कि अलग अलग जाति के लोग होते हैं। जैसे आदमी तो सब एक ही दिख रहा आपको, सब आदमी एक ही जैसा है, तो आदमी ही है, तो आदमी ही, लेकिन सबके अपने अपने क्या है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग कास्ट है। तो जितने सारे अम्ल और क्षार का रिएक्शन हुआ, उस दरमियान तो बना ही साल्ट है, उस दरमियान बना ही क्या है, साल्ट बना है। और वो साल्ट के ग्रुप जो होंगे वो अलग-अलग होंगे। यानी अलग-अलग उनके जो फैमिली होंगे, उनके फैमिली ग्रुप्स जो होंगे वो अलग-अलग होंगे। तो इस कारण से हम कहते हैं कि साल्ट का अलग-अलग ग्रुप होता है, अलग-अलग फैमिली ग्रुप से ये मिलकर बने होते हैं। कैसे देखो, एक होता है साल्ट जो एसीटेट्स फैमिली से मिलकर बने होते हैं। एसीटेट फैमिली कहने का मतलब है कि वो एक एसिटिक एसिड के साथ किसी बेस का रिएक्शन करके होगा। किसी अगर लवण का निर्माण हुआ है तो वो एसिड और बेस के मिलने पर हुआ है। तो अगर एसिटिक एसिड के साथ अगर किसी बेस का रिएक्शन हुआ है, किसी एसिटिक एसिड के साथ मिलकर किसी बेस का यदि निर्माण, किसी एसिटिक एसिड के साथ मिलकर कोई बेस साल्ट का निर्माण कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं एसीटेट फैमिली साल्ट। उसे किस नाम से जानते हैं? एसीटेट फैमिली के नाम से जानते हैं। तो एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH होता है। अगर किसी भी बेस का रिएक्शन CH3COOH के साथ हुआ है, तो वो कौन से ग्रुप का है साल्ट? तो आप कहेंगे वो एसीटेट ग्रुप का वो साल्ट है। पहले पॉइंट के लिए चलो सर। अगला जो साल्ट का फैमिली होता है वो होता है क्लोराइड फैमिली। कौन सा फैमिली? क्लोराइड फैमिली। यानी कि अगर वो HCl के साथ, यानी कि जब वो क्लोराइड एसिड के साथ, किस एसिड के साथ? क्लोराइड एसिड के साथ अगर किसी बेस का रिएक्शन हुआ है और साल्ट बनता है, तो ऐसे साल्ट को हम कहते हैं क्लोराइड फैमिली साल्ट कहते हैं। इसी तरीका से अगर नाइट्रिक एसिड के साथ बेस का रिएक्शन करा दे, तो बनने वाला जो साल्ट होगा वो नाइट्रेट फैमिली साल्ट कहलाएगा। इसी तरीका से अगर किसी बेस का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दें, किसी बेस का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दें, तो बनने वाला साल्ट सल्फेट फैमिली कहलाएगा। अगर हम किसी बेस का रिएक्शन कार्बोनिक एसिड के साथ करा दें, तो बनने वाला साल्ट कार्बोनेट फैमिली कहलाएगा। और किसी बेस के रिएक्शन हम फास्फोरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो बनने वाला जो साल्ट होगा वो साल्ट फॉस्फेट फैमिली साल्ट कहलाएगा। और अंतिम जो है, अगर हम किसी बेस का रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ करा देते हैं, तो बनने वाला जो साल्ट होगा वो ऑक्जेलिक या ऑक्जेलेट फैमिली साल्ट कहलाता है। तो साल्ट के ये सारे के सारे फैमिली है। एक हो गया एसीटेट फैमिली, हो गया जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं बेस का तब। एक हो गया क्लोराइड फैमिली, जब हम क्लोराइड एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं बेस का तब ये बनता है। नाइट्रेट फैमिली हो गया जब नाइट्रिक एसिड के साथ बेस का रिएक्शन करा दें। सल्फेट फैमिली होगा जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेस का रिएक्शन करा दें। कार्बोनेट फैमिली हुआ जब हम किसी बेस का रिएक्शन कार्बोनिक एसिड के साथ करा दें। और फास्फेट फैमिली होगा जब हम फास्फोरिक एसिड के साथ किसी बेस का रिएक्शन कराते हैं। और फाइनली ऑक्जेलेट फैमिली हुआ जब हम किसी एसिड, जब हम किसी बेस का रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ कराते हैं, तब वो बनने वाला जो लवण है वो क्या कहलाएगा? ऑक्जेलेट फैमिली कहलाएगा। तो ये साल्ट के अपने अपने फैमिली है। अब इसकी पहचान के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है सर, इसके पहचान के लिए यहाँ पर हमने दे रखा है। देखो, जैसे यहाँ पर साल्ट है K2SO4, K2SO4 ये क्या है? साल्ट है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि SO4 है, क्या है? SO4 है। तो SO4 है, तो इसका रिएक्शन कैसे हमको पता चलेगा? तो यहाँ पर देखो K2SO4 है, K2SO4 है, इसका रिएक्शन हमने H2O के साथ किया, तो ये K प्लस में टूटेगा, SO4 माइनस में टूटेगा, H2O H2O H प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा, और रिएक्शन होकर क्या होगा? ये KOH के साथ मिलकर क्या बनाएगा? KOH बनाएगा। और प्लस क्या होगा सर?
ये दोनों मिलकर बनाएगा H2SO4। H2SO4 इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सर सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो ये कौन सा साल्ट कहलाएगा? अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो हम उसे सल्फेट फैमिली कहते हैं, सल्फेट साल्ट कहते हैं। तो K2SO4 जो हो गया वो किस फैमिली का हो गया? सल्फेट फैमिली का वो सल्फेट फैमिली का वो क्या हो गया? साल्ट हो गया। तो ये देखो सल्फेट फैमिली है, इसका नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट नाम है। इसी तरीका से NaCl एक Cl दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्लोराइड फैमिली का है। यहाँ पर NO3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नाइट्रेट फैमिली का है। CO3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कार्बोनेट फैमिली का है। PO4 दिखाई दे रहा है तो फास्फेट फैमिली का है। और इसी प्रकार से CH3COO दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एसीटेट फैमिली का साल्ट है। तो इस तरीका से प्यारे बच्चों हम लोग किसी भी साल्ट्स के फैमिली ग्रुप का पता कर लेते हैं, किसी भी साल्ट्स के फैमिली ग्रुप का हम पता लगा लेते हैं। आपको एग्जाम में दिया रहेगा, जैसे कोई भी आपको कोई भी साल्ट दे दिया रहेगा और कहेगा कि किस फैमिली का ये साल्ट है, तो आप उसके अंतिम वाले जो दिखाई दे रहा है हिंट के तौर पर, जैसे SO4 दिखाई तो सल्फेट है, Cl दिखाया तो क्लोराइड है, NO3 दिखाई दे रहा है तो नाइट्रेट है, CO3 दिखाई दे रहा है कार्बोनेट है, PO4 दिखाई दे रहा है तो फॉस्फेट है, और यहाँ पर Na है तो Na नहीं है तो यहाँ पर देखो CH3C डबल है तो एसीटेट है। बात समझ गए? चलो सर आगे बढ़ते हैं। इन सभी का आपको नाम याद रखना पड़ेगा। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम एसीटेट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं द पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा साल्ट होता है, ठीक है, वो पीएच के आधार पर 3 भागों में बटे हुए हैं। यानी पीएच सॉल्यूशन के आधार पर अगर हम किसी साल्ट की जलीय विलयन देखें तो वो 3 तरह के होते हैं। किसी साल्ट का जो जलीय विलयन होता है वो 3 तरह का होता है। या तो वो न्यूट्रल होगा, या तो वो न्यूट्रल साल्ट होगा, या तो वो एसिडिक साल्ट होगा, या तो वो बेसिक साल्ट होंगे। न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है? न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि यह उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन कहने का मतलब कि अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। और बेसिक साल्ट सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि ये क्षारीय होगा। ये कैसा होगा? क्षारीय होगा सर। तो जब आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में पीएच वैल्यू के बारे में समझाया था कि जो पीएच स्केल होता है वो किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन कितना बेसिक है, यही बताता है। तो 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल के मापक होते हैं। जब हम बीचों बीच करते हैं यानी 7 जो होता है वो एक न्यूट्रल को दिखाता है कि ना तो वो अम्लीय है और ना ही वो क्षारीय है। तो न्यूट्रल कहने का मतलब है कि जिसका पीएच वैल्यू 7 के बराबर हो जाए, यानी एक ऐसा साल्ट, एक ऐसा लवण जिसका जलीय घोल का पीएच 7 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए सर? 7 के बराबर हो जाए। तो ऐसे जलीय विलयन को हम कहते हैं, ऐसे जलीय लवण को हम कहते हैं न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन। लेकिन अगर कोई साल्ट का सॉल्यूशन अम्लीय हो नेचर में, कैसा हो? अम्लीय हो नेचर में, तो इसका मतलब है कि उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। और यदि किसी लवण का जलीय विलयन क्षारीय है तो उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा। उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पर न्यूट्रल जो साल्ट सॉल्यूशन है इसका पीएच वैल्यू 7 होने का मतलब है
कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इनका रिएक्शन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? एक स्ट्रॉन्ग साल्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होता है, तब हम कहते हैं कि ये एक न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे ये मैक्सिमम H प्लस आयन देंगे और स्ट्रॉन्ग जो बेस होगा वो मैक्सिमम OH माइनस आयन देंगे। ठीक है, ये भी मैक्सिमम होगा और ये भी मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर इन दोनों की जो संख्या होगी, इन दोनों के ऊपर जो संख्या होगी, यानी यहाँ पर जो नेट चार्ज होगा, यहाँ पर जो नेट चार्ज होगा बच्चा, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेट चार्ज क्या हो गया? 0। और जब नेट चार्ज हो गया 0, यानी हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरीका से क्या है? जलीय विलयन में भी उदासीन है। जलीय विलयन में भी उदासीन है, और यहाँ पर जो H प्लस आयन है वो बराबर है OH माइनस आयन के बराबर है। तो ये H प्लस आयन और H माइनस आयन दोनों क्या हो जाते हैं? मिलकर न्यूट्रल बन जाते हैं। मिलकर क्या होते हैं? न्यूट्रल बन जाते हैं। यानी कि एसिड का जो प्रभाव है वो बेस खत्म कर दे रहा है और बेस के प्रभाव को एसिड खत्म कर दे रहा है। इस वजह से ये न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन कहलाया। अब आ जाओ सर एसिडिक वाले में। एसिडिक वाले में क्या है? एसिडिक वाले में आप देख पा रहे हो कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक बेस है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसका मतलब है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हुआ कि यहाँ पर H प्लस आयन मैक्सिमम होंगे, H प्लस आयन मैक्सिमम होगा, और OH माइनस आयन जो होगा बच्चा वो मिनिमम होगा। वो क्या होगा? मिनिमम होगा। तो यहाँ पर H प्लस आयन की जो संख्या होगी वो OH माइनस आयन की संख्या के से ज्यादा होगा। OH माइनस आयन की संख्या H प्लस आयन की संख्या से क्या होगा? कम होगा। जहां ये कम हुआ इसका मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रभाव है वो अधिक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब है कि इस विलयन में एसिड का प्रभाव अधिक है और बेस का प्रभाव कम है। तो बेस एसिड के प्रभाव को पूरी तरीका से खत्म नहीं कर पाएगा। बेस एसिड के प्रभाव को पूरी तरीका से समाप्त नहीं कर पाएगा, और जब समाप्त नहीं कर पाएगा तो ऐसे जो एसिडिक सॉल्यूशन होंगे उनमें आपको हाइड्रोजन आयन देखने को मिलेगा। वैसे वैसे जो साल्ट सॉल्यूशन होंगे उसमें हाइड्रोजन आयन आपको देखने को मिलेंगे। बात समझिए? तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाएगा। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या होंगे? बहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है एसिड से, और एसिड में किसके वजह से? H प्लस आयन, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव आवेश है। इस वजह से यहाँ पर नेट चार्ज 0 नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा। जलीय विलयन की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जलीय विलयन की बात कर रहे हैं। चल आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बेसिक साल्ट सॉल्यूशन। इस बेसिक साल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा? इससे बेसिक साल्ट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इस बेसिक साल्ट सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और वीक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि OH जो आयन होंगे वो तो मैक्सिमम हो, वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा सर। और वीक एसिड है, इसका मतलब है कि यहाँ पर H प्लस आयन जो है वो सर मिनिमम होंगे। वो क्या होंगे? मिनिमम होगा। मिनिमम होगा। तो यहाँ पर जो OH माइनस आयन की संख्या होगी वो H प्लस आयन की संख्या से अधिक होगा। OH माइनस आयन की संख्या H प्लस आयन की संख्या से अधिक होगा। बात समझ गए?
कहने का मतलब है कि यहाँ पर नेट चार्ज जीरो नहीं होगा, यहाँ पर भी नेट चार्ज जीरो नहीं है। ध्यान रखो कि नेट चार्ज जो है बच्चा यहाँ पर जीरो नहीं है, नेट चार्ज यहाँ पर जीरो नहीं है, तो यहाँ भी नेट चार्ज जीरो नहीं होगा, यहाँ पर भी नेट चार्ज जीरो नहीं है। और अगर नेट चार्ज जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि इस बेसिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी हल्की फुल्की बहेगी। अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी ही बह जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा इन दोनों सॉल्यूशन से। तो ये था हमारा पीएच के माध्यम से, यानी कि हम कह सकते हैं कि द पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन है, यानी कि जो साल्ट सॉल्यूशन हम निकाल बना रहे हैं उसमें तीन तरीका से हमारा सॉल्यूशन बनेगा, एक होगा न्यूट्रल, एक होगा एसिडिक और एक होगा बेसिक। एसिडिक हम उदासीन किसे कहेंगे, जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलकर बनेगा, यानी कि यहाँ पर H प्लस आयन के और OH माइनस आयन दोनों बराबर, यानी कि यहाँ पर दोनों के चार्ज बराबर होंगे। आयन बराबर नहीं होगा, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि आयन बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन चार्ज हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। चार्ज क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेट चार्ज जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा। बात समझ गए। यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो यहाँ पर H प्लस मैक्सिमम होगा, OH मिनिमम होगा। यहाँ पर H प्लस का प्रभाव हमें दिखेगा, इस वजह से ये एसिडिक होगा, यहाँ नेट चार्ज जीरो नहीं होगा। बेसिक साल्ट सॉल्यूशन में क्या होंगे कि यहाँ पर OH मैक्सिमम होगा, H प्लस मिनिमम होगा, तो नेट चार्ज यहाँ भी जीरो नहीं होगा। बात समझ गए, तो ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। चलो सर अब आ जाओ यहाँ पर न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन। कह रहा है कि उदासीन लवण विलयन का पीएच मान 7 होता है। जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, जिसका अर्थ यह है कि ना तो यह अम्लीय है और ना ही ये क्षारीय है। ये तब बनता है जब एक प्रबल अम्ल, जब एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार मिलते हैं। जब एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार आपस में प्रतिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, तब लवण बनता है। उदाहरण में अगर देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी क्या है, हमारे न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन है। तो ये कुछ न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इन सभी का नाम आपको ध्यान रखना है। HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O बना है। देखो ये जो है हमारा, ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये साल्ट जो बना है न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग साल्ट मिलकर कैसा निर्माण करता है, न्यूट्रल का। इसी तरीका से अगर बात की जाए H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और NOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। ये तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा बच्चा तो बनेगा न्यूट्रल सॉल्यूशन, बनेगा न्यूट्रल साल्ट बनेगा। बात समझ गए। चलो सर, तो ये न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ। आ जाओ, अब है एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन। कहता है कि एक अम्लीय लवण विलयन तब बनता है जब एक प्रबल अम्ल, जब एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार मिलते हैं। यानी कि जब एक मजबूत अम्ल और दुर्बल क्षार मिलेगा तब एक अम्लीय लवण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लवण जल अपघटन से गुजरता है, जहां धनायन दुर्बल क्षार से जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा, अधिक होगा हाइड्रोजन, इस वजह से हमें दिखाई पड़ेंगे कि वो अम्लीय है। तो ये देखो प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, तो बना अम्लीय। चलो लिख देते हैं।
ये स्ट्रॉन्ग, एसे का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। डब्लू बी का मतलब वेस्ट बंगाल नहीं, वीक बेस है। तो यहाँ पर जो बना है साल्ट वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिस मतलब स्ट्रॉन्ग साल्ट बना है। इसी तरीका से अगर हम बात करें तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH वीक बेस है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग साल्ट बनेगा बच्चा। ठीक है, अमोनियम सल्फेट। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ अम्लीय सॉल्यूशन है जिसको आपको, या अमोनियम क्लोराइड हो गया, कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड, जिंक सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बेसिक साल्ट सॉल्यूशन कहता है कि एक क्षारीय लवण विलयन तब बनता है जब एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षार, यानी कि एक दुर्बल अम्ल चाहिए और एक प्रबल क्षार चाहिए, तब एक बेसिक नेचर का साल्ट बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप लवण बनता है जो जल में घुलने पर 7 से अधिक पीएच रहता है। इसका पीएच क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुर्बल अम्ल से प्राप्त लवण का ऋणायन जल के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है और विलयन क्षारीय होता है। हमने देखो यहाँ पर आपको बताया है, यहाँ पर बताया है कि OH माइनस आयन जो है उसकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है, यानी यहाँ पर चार्ज अधिक होते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, और ये हमारा सोडियम एसीटेट हो गया। ये हमारा H2CO3 क्या है, तो आप कहोगे ये एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बनेगा क्या, बनेगा क्या, तो आप कहोगे बेसिक साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा। इसी तरीका से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये एक वीक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बनेगा ये बेसिक साल्ट। क्या बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा। तो इस तरीका से हमारे लवण का फॉर्मेशन होता है, लवण का निर्माण होता है। बात समझ गए। तो साल्ट के हमने फैमिली ग्रुप भी पढ़ लिया कि कौन कौन से फैमिली ग्रुप होते हैं। साल्ट्स के हमने बिलियन भी पढ़ लिया कि उसके जलीय बिलियन के आधार पर कितने साल्ट हो सकते हैं। चलो सर, अब आते हैं कि साधारण नमक पर, यानी जो हमारा कॉमन साल्ट होता है जिसे हम NaCl भी कहते हैं या टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा रासायनिक नाम एवं सूत्र रासायनिक रूप से साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। NaCl को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसका सूत्र NaCl है। इसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, टेबल साल्ट, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल बहुत अधिक करते हैं। टेबल पर भी आप रखे हुए देख, जब आप जाते हैं होटल वगैरह में, होटल्स में खाने जाते हैं तो आप देखते हो कि टेबल पर ये साल्ट रखे होते हैं। इस वजह से हम इसे टेबल साल्ट के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका उपयोग एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। हालांकि खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाने वाला नमक शुद्ध सोडियम क्लोराइड नहीं, यानी इसमें पूरी तरीका से सोडियम क्लोराइड नहीं होता, इसमें पोटेशियम आयोडाइड की भी मात्रा होती है। जैसे आप टाटा नमक खरीदोगे तो टाटा नमक में केवल सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, उसमें पोटेशियम आयोडाइड की भी मात्रा होती है। बात समझे। या आप कोई भी नमक खाओ, मार्केट का कोई भी नमक आप खरीद के खा रहे हो, तो उसमें केवल सोडियम क्लोराइड ही नहीं, साथ ही साथ बच्चा उसमें पोटेशियम आयोडाइड भी शामिल होते हैं। तो कह रहा है कि शुद्ध सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, बल्कि इसमें थोड़ी मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड होता है। यानी इसमें क्या होते हैं, हल्के फुल्के पोटेशियम आयोडाइड में मिले होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे गले में एक ग्रंथियां पाई जाती है जिसे हम कहते हैं थोराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, थोराइड ग्लैंड बोलते हैं। और जब हम आयोडाइड की मात्रा, यानी आयोडीन अगर हम नहीं खाएंगे, आयोडीन यदि हम नहीं खाएंगे, तो हम ये जो हमारा गला है जिसमें थोराइड जो ग्लैंड है वो पूरी तरीका से क्या होंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे।
वहां पर आयोडीन की कमी होगी तो पूरी तरीके से वर्क नहीं करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, एक रोग हो जाएगा जिसे हम कहते हैं घेंघा नामक रोग। क्या नाम देते हैं, घेंघा नामक रोग। तो कह रहा है बाजार में बिकने वाले टेबल साल्ट को आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। आयोडाइड की मौजूदगी जरूरी है क्योंकि हमें थायराइड विकारों से, यानी कि जो गले की रोग है जिसे हम कहते हैं घेंघा रोग, जिसे हम कहते हैं घेंघा रोग, घेंघा रोग से क्या ग्रसित होता है, तो गला ग्रसित होता है। किसकी कमी से होता है बच्चा, तो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। किसी किसी को देखे हो कि ये पूरी तरीका से फुला हुआ रहता है इस तरीका से, ठीक है। तो क्या है, घेंघा रोग है। तो इस घेंघा रोग से बचने के लिए ही हमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाना होता है नमक में। सोडियम क्लोराइड में क्या कोई आयोडाइड था, नहीं था, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड मिला दिए तो आयोडाइड का मात्रा मिल गया, आयोडीन मिल गया, तो इस वजह से हमें गले के रोग नहीं होते हैं। और आपने अक्सर भी देखा भी होगा कि जब आपको गले में खराश होती है या टॉन्सिल बढ़ जाता है, हम इसे कहते हैं कि टॉन्सिल बढ़ जाना या खराश हो जाना, तो आप पानी पीते होंगे तो आपको पानी पीने में भी नहीं बनता होगा, खाना खाते होंगे तो खाना खाने में भी नहीं बनता होगा, यानी गले लगते हैं कि पूरी तरीके से छिल गए हैं, पानी भी निकलने में नहीं बनता है। तो आप पानी को गर्म करके, सुसुम पानी करके उसमें थोड़ी-सी नमक की मात्रा डालते हैं और आप गलगला करते हैं। क्या करते हैं? मुख में लेकर उसको गलगला करते हैं, और गलगला करने से क्या होता है, जैसे ही वहाँ पर आयोडीन पहुँचता है, तो आयोडीन के प्रभाव के कारण हमारे गले ठीक होने लग जाते हैं। बात समझ गए? तो आयोडीन बहुत ज़रूरी है नमक में, किस वजह से? घेंघा के रोग से बचने के लिए। अब ये जो हमारा साधारण नमक है जिसे हम कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट कहते हैं, तो इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं? इसको हम दो तरीके से प्राप्त करते हैं। एक तो समुद्र से प्राप्त करते हैं, एक तो समुद्र से प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि समुद्र जो है वो खारा है। समुद्र क्या है, खड़ा। खड़ा हमने नहीं कहा है, खारा, खारा कहा है, ठीक है, खारा है, ठीक है। इसका मतलब है तो उसमें लवण की मात्रा अत्यधिक है, लवण की मात्रा अत्यधिक है। तो जब समुद्र के पानी को, होता यूँ है कि समुद्र की जो पानी है उसको खेत में इकट्ठा किया जाता है। जैसे समुद्र के पानी को खेत में लाया जाता है और पूरी तरीक़ा से उस पानी को ब्लॉक कर दिया जाता है, और ब्लॉक कर देने पर पानी बाहर जा नहीं पाते हैं, तो धीरे-धीरे उनका वाष्पीकरण होता है। सूरज की किरणें के द्वारा उनका वाष्पन होता है। तो वाष्पन की क्रिया हुआ तो पानी ऊपर की ओर वाष्प बनकर उड़ गए, लेकिन जो उपस्थित उसमें लवण थे, वो लवण रह जाते हैं, वो लवण रह जाते हैं, और उसी लवण को हम लोग छाँट लेते हैं, उसी लवण को छाँट लेते हैं। तो ये देखो, ये है समुद्र, और समुद्र के किनारे आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरीक़ा से क्या है, बना हुआ है। ये एक डेड सी है। ये क्या है, डेड सी। डेड सी जिसे हम मृत सागर कहते हैं, इसके पानी की जो घनत्व है बहुत ही अत्यधिक है। इस डेड सी में हम किसकी बात कर रहे हैं? डेड सी, जिसे हम मृत सागर कहते हैं। मृत सागर कहते हैं बच्चा। इस मृत सागर का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो घनत्व बहुत ही उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। और बहुत उच्च होने के कारण इसमें अगर किसी भी पदार्थ को आप फेंक दो, किसी भी चीज़ को अगर फेंकोगे ना, तो इसमें ये डूबेगा ही नहीं। इसमें किसी भी चीज़ नहीं डूबती, कोई भी चीज़ नहीं डूबती है। आप दुनिया का कोई भी चीज़ इसमें ले जाकर फेंक दो। एक छोटा-सा जन्म लिया हुआ बच्चा है, शिशु है, उसको भी अगर ले जाकर फेंक दोगे तो वो नहीं डूबेगा, वो भी नहीं डूबेगा। वजह क्या है? इसकी जो घनत्व है बहुत ही अत्यधिक है, और इसमें कोई भी चीज़ नहीं डूबती है। मछली भी इसमें नहीं होती है। इस डेड सी में बच्चा जलीय जीव भी नहीं होते हैं। जलीय जीव
नहीं होते हैं। इसमें जलीय जीव है ही नहीं, कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। इसमें केवल साल्ट की मात्रा है, केवल इसमें लवण भरा पड़ा है। इसमें क्या है? लवण की मात्रा अत्यधिक है। लवण की मात्रा अत्यधिक है। बात समझ गए? ये रहा देखो, या क्या किया जाता है, समुद्र के पानी को खेत में लाया जाता है और खेत में लाकर इसको इकट्ठा किया जाता है पानी को, और फिर चारों तरफ से इस पानी को रोक दिया जाता है। और जैसे ही इस पे धूप पड़ते हैं तो धूप की किरणें की वजह से, धूप के गर्मी की वजह से जल जो है वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, खत्म हो जाता है वाष्प बनकर जल की मात्रा, और जितने सारे लवण हैं वो रह जाते हैं भूमि पर। और फिर इसी लवण को इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करके इसको मार्केट में, हालाँकि ये इम्प्योर होते हैं, इम्प्योर कहने का मतलब अशुद्ध होता है, इसमें बहुत सारे आयन्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे, जैसे पोटेशियम आयन होता है, सोडियम आयन होता है, क्लोरीन आयन, बहुत सारे आयन्स होते हैं। तो इसमें से छाँट इसका शुद्धिकरण किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है और फिर इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करके पैकेट बनाकर मार्केट में सेल कर दिया जाता है। बात समझे? चलो सर। तो कह रहा है कि पहला जो है साधारण नमक बनाने की जो प्राप्त करते हैं वो समुद्री जल से करते हैं। किससे करते हैं? समुद्री जल से करते हैं। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इसमें अधिकांश सोडियम क्लोराइड होता है। इसमें से अधिकांश क्या होता है? सोडियम यानी NaCl होता है। यह साधारण नमक के मुख्य स्रोतों में से एक है। भारत में समुद्री जल से नमक मुंबई और चेन्नई में प्राप्त किया जाता है। अधिकांश जो हम नमक प्राप्त करते हैं वो कहाँ से? मुंबई और चेन्नई से प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि गुजरात भी है, ठीक है, गुजरात भी आता है, मुंबई और चेन्नई ये सभी आते हैं। चलिए सर आगे है। आगे है कि जो हम साधारण नमक प्राप्त करते हैं वो एक चट्टान के माध्यम से भी करते हैं, जिसे हम रॉक साल्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी पहाड़ से हम उसे निकालते हैं। किससे निकालते हैं? पहाड़ से निकाल लेते हैं। जिस तरीका से पहाड़ से आप मिट्टी निकालते हो, बड़े-बड़े पत्थर के चट्टानें निकालते हो, ग्रेनाइट निकालते हो, तो वैसे ही एक पहाड़ है जो पूरी तरीका से नमक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? नमक का बना हुआ है, जिसे हम रॉक साल्ट कहते हैं। हिंदी में हम इसे सेंधा नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंधा नमक कहते हैं। जो हमारे पूजा जब पूजा होते हैं, छठ पूजा ये सब, तो उसमें इसी नमक का इस्तेमाल किया जाता है, सेंधा नमक का। ये किससे प्राप्त किए जाते हैं? पहाड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो खेवड़ा वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत बड़ा एक समुद्र था। वो समुद्र के पानी, हालाँकि वो बहुत पहले की कहानी है, लाखों करोड़ों साल पहले की कहानी है। धीरे-धीरे उस समुद्र के पानी पूरी तरीक़ा से खत्म हो गए और धीरे-धीरे ये अवक्षेप बन गया, अवक्षेप बन के एक पहाड़, एक टीला का निर्माण हो गया और ये पहाड़ बन गया, तो इसी पहाड़ से धीरे-धीरे क्या होते हैं? सेंधा नमक निकाले जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं रॉक साल्ट। तो कह रहा है कि सेंधा नमक दुनिया के कई हिस्सों में, जैसे भारत में भी मिलते हैं, कहाँ पर? मंडी में। हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है मंडी, वहाँ से भी हम सेंधा नमक प्राप्त करते हैं। पंजाब का भी एक क्षेत्र है जो पाकिस्तान में पड़ता है, खेवड़ा। कहाँ पर है? पाकिस्तान का एक खेवड़ा, सबसे अधिक यहीं से प्राप्त किया जाता है। ठोस निछो ठोस निक्षेपों के रूप में पाया जाता है। अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण ये अक्सर भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का। ये देखो भूरे रंग का आपको दिखाई दे रहा है और ये है चट्टान। ये क्या है? पूरी तरीक़ा से ये पहाड़ है। ये पूरी तरीक़ा से पहाड़ है। किसका? सर नमक का पहाड़ ही है। इसको हम नमक के पहाड़ कहते हैं। पाकिस्तान वाले इसी को, अब इसको हथौड़ी से नहीं तोड़ा है, इसमें विस्फोट किए जाते हैं। विस्फोट करके इसमें से निकाले जाते हैं नमक को। सोचो कि कितना ये पहाड़ी बड़ा होगा। इसमें देखो जिस तरीक़ा से हमारे खनन होते हैं, कोयला का खनन होता है, तो कोयला के खनन जो होते हैं, इस तरीक़ा से पूरा रूट्स वग़ैरह बनाए रहते हैं, रास्ते बनाए रहते हैं। अंदर जाकर बड़े-बड़े किरान होते हैं, बड़े-बड़े, हाँ, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके माध्यम से निकाला जाता है खनिजों को, कोयलों को। उसी के तरह से इस नमक के भी पूरी तरीक़े से आप देख पा रहे हैं सुरंग जैसा बना हुआ है और इस सुरंग में पूरी तरीक़े से रास्ता बना है। हर रास्ता से क्या किया जा रहा है? नमक निकाले जा रहे हैं। तो इसी को हम सेंधा नमक कहते हैं और इसे सेंधा नमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंधा नमक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सेंधा नमक की परतें बहुत पुराने समय में
समुद्रों के सूखने के परिणाम स्वरूप बनी थी। समुद्र के सूखने के परिणाम स्वरूप इसका क्या हुआ है सर? निर्माण हुआ है। तो हमारे कॉमन साल्ट जो है, साधारण नमक है, वो दो तरीका से प्राप्त किए जाते हैं। एक तो है कि रॉक से यानी चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड यानी जमीन से भी प्राप्त किए जाते हैं। और सेकंड हो गया जो हम समुद्र से यानी सी से प्राप्त करते हैं। चलो सर, अब इसका कुछ उपयोग पढ़ लेते हैं कि आखिरकार इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है कहाँ-कहाँ। तो पहला कह रहा है कि ये हमारे आहार के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? आहार के लिए। आप कोई भी नमकीन चीज़ें खाते हो, उसमें किसकी मात्रा है? अरे सर, साधारण नमक की मात्रा है या नहीं है? बिल्कुल है सर, इसको समझाने की हमें ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। कह रहा है सेकंड है पॉइंट कि इसका उपयोग कई खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में। परिरक्षक कहने का मतलब है कि उसे संरक्षित रखने के लिए। क्या रखने के लिए? सुरक्षित रखने के लिए। सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाए। जैसे अचार हो गया, अचार में नमक डाले जाते हैं ताकि वो काफ़ी दिनों तक चल सके। या कोई पैक किया हुआ मांस जो होता है, मांस मछली जो आप देखते हैं कि पैक करके आता है, तो उसमें भी क्या डाले रहते हैं सर? नमक डाले रहते हैं। आगे कह रहा है कि बर्फ के साथ मिलाकर इसका उपयोग आइसिंग मिश्रण बनाने के में की जाता है। यानी जो आप आइसक्रीम खाते हो उसमें भी नमक की मात्रा होती है। आप देखो नमक इस वजह से रहता है कि ताकि वो जल्दी से पिघले ना, ताकि वो जल्द पिघल ना पाए। इस वजह से आइसक्रीम में भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। आप आइसक्रीम खाओगे तो उसमें भी हल्के से नमकीन का स्वाद आएगा। कह रहा है इसके कई औद्योगिक अनुप्रयोग भी हैं। उदाहरण के लिए जैसे साबुन के निर्माण में भी, जो आप साबुन से स्नान करते हो उसमें भी होता है। मिट्टी के बर्तनों के ग्लेज की तैयारी के लिए, यानी जो रंग-बिरंगे आप बर्तन देखते हो, रंग-बिरंगे जो बर्तन देखते हो, चीनी मिट्टी का बना या कप आप चीनी मिट्टी खरीद के आते हो, उसपे आप पेंटिंग ये सब देखते हो, तो उसी को हम कहते हैं ग्लेज। यानी ऊपर जो परत चढ़ाया रहता है वो ग्लेज होता है। वो उसमें भी किसका निर्माण होता है? तो आप कहेंगे सर नमक का उपयोग होता है। आगे है साधारण नमक अन्य रसायनों के उत्पादन के लिए एक कच्चा माल है, यानी कि कई प्रकार से इसका इस्तेमाल किए जा सकते हैं हमारे रसायन में भी। कह रहा है कि साधारण नमक कई अन्य रसायनों जैसे सोडियम क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा में, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा में, इस सभी चीजों को ध्यान रखना कि वॉशिंग सोडा में भी, सोडियम कार्बन हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा में भी, फिर कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा में भी, ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से 4 चीज़ें ध्यान रखोगे, कास्टिक सोडा में भी इसका इस्तेमाल होता है, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा में भी होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, उसमें भी होता है, और ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बार लिखो यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और बोलो सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम बाइकार्बोनेट में, सोडियम बाइकार्बोनेट में, और बोलो, और हो गया सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। बात समझ गए सर? तो ये था हमारा लवन टॉपिक जो पूरी तरीका से बच्चा कंप्लीट होता है। होपफुली कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको पूरी तरीका से लवन टॉपिक समझ में आए होंगे कि लवन क्या होता है, कैसे इसके निर्माण होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे, आपका कंसेप्ट पूरी तरीका से दिमाग में बैठ गया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो बच्चे लेक्चर को आप रिवीजन करके देखें, हर वो छोटी से छोटी पॉइंट को आप समझने का प्रयास करें, आपका कंसेप्ट निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। ठीक है?
तो चलिए बच्चा, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और इस लेक्चर का आप आनंद अवश्य लें और रिवीजन करके एक बार फिर से देखें। चलिए फिर मिलेंगे।